नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। कल से मैंने आपकी एक सीरीज़ चालू करी थी हिंदी की, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन थे। आपको आज कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज आपका क्वेश्चन रहेंगे 20 और आज आपको क्वेश्चन करना है 18। आपका टारगेट रहेगा 18 क्वेश्चन, जिसके आंसर आएंगे उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो आज आपका टारगेट क्या है? 20 में से आपके आने चाहिए कितने? 18। ये आज आपका लक्ष्य है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, श्याम और मनीष। कौन? श्याम और मनीष से पत्र लिखवाता है। श्याम मनीष से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अपूर्ण क्रिया? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। श्याम मनीष से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, वो उसको प्रेरणा दे रहा है पत्र लिखने की। अगला क्वेश्चन है 22। क्रिया कैसा शब्द है? ये जो क्रिया है ना, ये कैसा शब्द है? विशेषण है, विकारी है, अविकारी है या इनमें से कोई नहीं? क्रिया कैसा शब्द है बताएं। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। क्या, कौन सा शब्द है क्रिया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा कि क्रिया एक विकारी शब्द है। ये बता दो। कलेजे पर सांप लौटना, बताएं इसका आंसर क्या होगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना, दुखी होना या ईर्ष्या से जल उठना? बताएं। कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलेजे पर सांप लौटना। इसका आंसर है ईर्ष्या से जल उठना। अगला क्वेश्चन बताएं 24। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? बताएं। अल्प प्राण क, फ और ए, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण का मैंने पहले वीडियो बनाया है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख ले प्लेलिस्ट में। अल्प प्राण किसी भी अक्षर का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और महाप्राण दूसरा और चौथा। किसी भी अक्षर का, व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और दूसरा, चौथा महाप्राण। तो ये क, ये आ रहा है क, प, फ, ये है महाप्राण। ए, ये कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन सा अल्प प्राण है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कहलाता है अल्प प्राण, और महाप्राण कहलाता है दूसरा और चौथा। अल्प प्राण और महाप्राण पे मैंने एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बनाए हैं, आप वो जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? क, प, फ, भ। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प, फ, ब, भ, म, ये है ओष्ठ ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ। कौन सी? प, फ, ब, भ और म, ये है ओष्ठ ध्वनि। और क है कंठ्य। क कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। क, ख, ग, घ, ण, ये है कंठ्य। और प, फ, ब, भ, म, यह है ओष्ठ। तो इसने पूछा था कि निम्न में से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है? बारात बसंत, बरात बसंत, बरात वसंत या कोई नहीं? बताएं इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बरात और बसंत, वसंत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 27। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बताएं। 15, 25, 18 या 22? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा 22। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 22। किसके अनुसार? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में।
कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। अब ये क्वेश्चन याद रखना कि भारतीय संविधान की कौन सी सूची? 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। ये क्वेश्चन गलत छप गया है तो आप ये नोट कर लेना कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बताएं तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश, हरिप्रकाश या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी? बताएं तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित? बताएं अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा आपकी कॉपी में। तो अपेक्षा का सही विशेषण है अपेक्षित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये बताएं आप दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये सारे मैं आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि आप 200-300 जने तो नहीं हो। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करोगे, हमको उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालने के लिए वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए, कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएँ। ये बताएँ दिए गए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति या परिणति? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा चारों में से? तो हमारा आंसर होगा परिणति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा कि दिए गए शुद्ध वर्तनी में प री में छोटी मात्रा और ती में छोटी मात्रा, ये है परिणति। अगला क्वेश्चन है 31। जो दूसरों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहेंगे? परावलंबी, पराश्रित, परजीवी या पराधीन? तो ये 20 क्वेश्चन वो हैं और एक ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहेंगे? परावलंबी, पराश्रित, परजीवी या पराधीन? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये बताएं पुष्प में कौन सा कैसा शब्द हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुष्प में कौन सा समाज है? पुष्प में तत्सम समाज है। ये मैंने आपको तत्सम और तद्भव की ट्रिक का भी वीडियो बनाया है अच्छे से, अगर नहीं देखा है किसी ने तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लेना, या आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको सारी क्लासें दे दूँगा। उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो हमने 35 क्लासें हिंदी ग्रामर की बना दी है, 35 क्लासें हिंदी पेडालॉजी की बना दी है और 35 क्लासें आपको गणित पेडालॉजी की बना दी है। तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है 9753749986। तो मैं आपको सारी जानकारी इस पर दे दूँगा। 9753749986 पर आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको क्लासों की लिंक सेंड कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है ए ओ ओ कौन से स्वर हैं? बताएं। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ए ओ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो ए ओ ये हैं संयुक्त स्वर। आप बोलोगे ये सर ये संयुक्त स्वर कैसे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। ए ओ कौन से स्वर हैं? आप बोलोगे सर दीर्घ क्यों नहीं लगाया? दीर्घ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये किसी न किसी से मिलकर बने हैं, तो ये है संयुक्त स्वर। अब मैं आपको बता देता हूँ किस किस से क्या क्या मिलकर बना है। तो मैं बताता हूँ आपको कि अ प्लस ई मिलके बना है ए। ये दो संयुक्त स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त स्वर है। अ प्लस ई मिलकर बना है ए, ठीक है। अ प्लस ए मिलकर बना है ए। तीसरा अ प्लस ऊ मिलकर बना है ओ, और अ प्लस ओ मिलकर बना है, एक मिनट, अ प्लस ओ मिलकर बना है ये डबल ओ, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं।
एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा था कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ये रहे। ए किनसे मिलकर बना है, तो अ प्लस ई मिलके ए बना है, अ प्लस ए मिलकर ए बना है, अ प्लस ऊ मिलकर ओ बना है, और अ प्लस ओ मिलकर औ बना है, तो इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताएं, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान तालु, ओष्ठ, दंत या इनमें से कोई नहीं। बताएं प फ ब भ म, तो ये अभी जस्ट बताया मैंने, बताएं क्या है, तो ये हैं ओष्ठ। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, वाला प्रत्यय से बना शब्द, ये तो आपने लगा दिया होगा डायरेक्ट, गाने वाला। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़कर या नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो वाला प्रत्यय बालपन में नहीं है, वाली में नहीं है, वाला में नहीं है, गाने वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नई पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, इलाहाबाद, लखनऊ, कोलकाता या दिल्ली। बताएं नई पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो नई पत्रिका का प्रकाशन होता है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से। कहाँ से होता है, इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी का पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बनारस। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। बताएं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन होता है मिर्ज़ापुर से। कहाँ से होता है, मिर्ज़ापुर से। अगला क्वेश्चन है 38, भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण किस काल के कवि, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। बताएं भूषण किस काल के कवि हैं, तो भूषण हैं रीति काल के कवि। कौन से काल के कवि है, भूषण रीति काल के कवि हैं। आदिकाल की रचना है अग्रावत, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमान रासो। तो ये भी आपने सही लगा दिया होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदिकाल की रचना है खुमान रासो। आज का अंतिम क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुर। बताएं रामचरितमानस की है अवधी में लिखी हुई रामचरितमानस की भाषा। ठीक है, ये आज आपके मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, मतलब कल 20 कराए थे, आज मॉक टेस्ट दूसरा 20-40 करवा दिए हैं। रोज़ शाम को आपको शाम को 5 बजे हमारे 6 बजे हमारा वीडियो मिल जाता है हिंदी का, तो आप लेयर 3 एजुकेशन पर जाकर क्लास देख सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे सकते हो 9753749986 या 9977651282। हमने आपको हिंदी की क्लास 35 करा दी है, मैथ्स पेडालॉजी की 35 करा दी है, और सुबह 4 बजे से हमारे लेयर 3 पर MPTET के सारे वीडियो आते हैं, तो आप एक बार लेयर 3 एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। इसके PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आपको मैंने नंबर दिए उस ग्रुप में सेंड कर दूँगा, और आप टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप आज का टारगेट था 18, आपके 20 में से आज 18 नंबर लाने थे, इतना सरल क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो आज आपके 18 नंबर आने चाहिए। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर किया करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे पद्यांश, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको गद्यांश और पद्यांश को कैसे सोल्व करें। तो आप पहले पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार इस गद्यांश को देख लें और उसके बाद इनके क्वेश्चन लगाना शुरू करें। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद अपन पूरा पद्यांश पढ़ेंगे और इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है, सदियों से कुछ ने लाखों तूफान, हमने पद तल से कथन में तूफान का भाव। इसमें क्या बताना है, तूफान का भाव क्या है ये बताना है अपन को इस पद्यांश में। कठिनाई, आक्रमण, लड़ाइयाँ और आंधियाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंडमान से कश्मीर हैं, भारत में दूरस्थ राज्य हैं, बलिदानी राज्य हैं, क्रांतिकारी राज्य है या निकट राज्य हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसने, तीसरा पूछ रखा है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाता है, शुभ कार्य हो जाते हैं या क्रांति हो जाती है।
चौथा पूछ रखा है कि पेड़ शब्द का समानार्थी नहीं है। इन चारों में कौन सा पेड़ शब्द का समानार्थी नहीं है? पग, पद, चरण और नव। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? पांचवा पूछ रखा है कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं या स्वाभिमानी हैं। और आखिरी क्वेश्चन इसने पूछ रखा है कि समाज की दृष्टि से शेष पद भिन्न पद हैं। रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपना अपनी, इन सब में से कौन सा अलग पद है? तो अब अपन बढ़ेंगे अपने पद्यांश की ओर। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ते हुए 1 से 6 तक के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। ये पद्यांश इसमें 1 से 6 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं और इस पूरे पद्यांश को पढ़कर अपने 6 क्वेश्चन निकालने हैं। क्या अब पद्यांश पढ़ते अपन। विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल में। ये कहाँ है? सदियों तूफान, ये अपना पहला क्वेश्चन है। अपन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन लगाते हैं। आज झुके कुछ टक्कर तो कल लेंगे, लगे थे फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे रहा है। ये आपने पढ़ा था प्रश्न में, देख लो, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे रहा है, यहाँ अंडरलाइन कर लेना। पर हम प्रांत जुड़ा है, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने ही उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के वशिंदे हर चरण हमारा है बादल को। अब हमारा क्वेश्चन है, सदियों से कुछ ने लाखों तूफान हमारे पद तल से, कथन में तूफान का क्या भाव है? कठिनाइयाँ, आक्रमण, लड़ाइयाँ और आंधियाँ। अब आप आंसर बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा कठिनाइयाँ, ऑप्शन नंबर ए। सदियों से कुछ ने लाखों तूफान हमारे पद तल से, तूफान का क्या भाव है? तो उसमें है कठिनाइयाँ। ये यहाँ लिखा हुआ है सदियों से, ये रहा, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल में। पद तल मतलब आपने आपकी कठिनाइयों से इनको ये करा है, आप आगे आए हुए हैं। क्वेश्चन दूसरा, अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य या निकटतम राज्य? तो इसका आंसर आपको देना है, दूसरा आंसर है दूरस्थ राज्य। इस कहाँ लिख रखा है? ये रहा, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे। क्या लिख रखा है? अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे। तो हमारा आंसर क्या होगा? दूरस्थ राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम भारतीय जिधर भी अपना कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाती हैं? शांति हो जाती हैं, देश स्वतंत्र हो जाता है, शुभ कार्य होते हैं या क्रांति हो जाती है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभ कार्य हो जाते हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाते हैं? वहाँ शुभ कार्य हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। भू नव मंगल का क्या होता है? उधर क्या आ जाती है? शांति हो जाती है, इसका यह अर्थ है। भू नव मंगल उसका क्या होता है? मैंने गलत बता दिया, शुभ कार्य हो जाते हैं। सही आंसर अपना ये वाला है, वो अभी गलत बोल दिया था थोड़ा सा। तो बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है पग, पद, चरण और नव। तो इसका सही आंसर होगा नव। पैर शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो पैर शब्द का समानार्थी नव नहीं है, पग है, पद है, चरण है। ये आपको ये व्याकरण का क्वेश्चन पूछ लिया है कि पैर शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है इसमें। तो पग तो है, पद है, चरण है, पर नव पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविताओं के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं या स्वाभिमानी हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय हैं। कविताओं के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम हैं भारतीय हैं, कि सबसे पहले हम क्या हैं? दुनिया वाले हिंदुस्तानी हैं। तो हमारा क्या आंसर होगा? कविता भारतीय हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था मैं बता देता हूँ, देख लीजिए आप। कविताओं के अनुसार विविधताओं के बीच हम हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम हैं भारतीय। हमारा आखिरी क्वेश्चन इस पद्यांश का कि समाज की दृष्टि से शेष से पद हैं, भिन्न पद हैं। कौन सा? रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपना अपनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपना अपनी। ये अपना अपनी नहीं होता है, यह समाज की दृष्टि से ये तीनों द्वंद्व समाज के उदाहरण हैं। रहन सहन, खान पान,
मिलना जुलना में ये डेश है, और अपना अपनी अपना अपनी यह इन तीनों से भिन्न है। ये आपको समाज का क्वेश्चन पूछ लिया था इस पद्यांश में। ये मैंने आपको पूरा पद्यांश में 1 से लगाकर 6 तक के क्वेश्चन कराए हैं। ये पुराना पद्यांश लिया हुआ है। अगर आपको पद्यांश अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। अब 7वें नंबर से अपनी हिंदी व्याकरण चालू हो जाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्ण के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं हम वर्णमाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये अ गलत लिखा गया, टाइप हो गया। निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज या ट, ण? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क, ख। कंठ मतलब कंठ से होती है, क, ख, ग, घ, ण, इनको कंठय ध्वनि कहती हैं। तो कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क, ख ये है कंठय ध्वनि। और च, छ, ज, झ, ण, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं तालव्य। तालव्य ध्वनि तालु। और ट, ठ, ड, ढ, इनको कहते हैं मूर्धन्य, है ना। इसने क्या पूछा? निम्न में से कंठय ध्वनि कौन सी है? कंठ, क, ख, ग, घ, ण, ये है कंठय ध्वनि। और च, छ, ज, झ, ण, यह है तालव्य। और ट, ठ, ड, ढ, इनको कहते हैं अपन मूर्धन्य। आपसे पूछ ले मूर्धन्य ध्वनि कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनि है ट, ठ, ड, ण। और आपसे पूछ ले कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालव्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, ण। ठीक है। लो, ये क्वेश्चन आ ही गया है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मैंने अभी बताया, ग, घ, ज, झ, ड, ण या प, फ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये अभी बताया ना मैंने, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ट, ठ, ड, ढ और ण, इनको कहते हैं अपन मूर्धन्य ध्वनि। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अपन कंठय ध्वनि, क, ख, ग, घ, ण। और च, छ, ज, झ, ण, इनको कहते हैं हम तालव्य। और आपसे पूछा मूर्धन्य, तो मूर्धन्य आपका आंसर होगा ड, ण। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध या फ, भ? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क, ख, ग। ये वाला क और ग हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। अल्प प्राण में हर वर्ग का, देख लीजिए, ये लिख लीजिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में हर वर्ग का, मैं लिख देता हूँ, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये याद करें। अल्प प्राण जिसमें प्राण हवा मुंह से निकले उसमें क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब इसमें बताएं, पहला, तीसरा, पांचवा। अ ये पहला हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया? पहला, तीसरा और पांचवा, उसे क्या कहते हैं हम? अल्प प्राण। ये पहला है और ये दूसरा है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसको देख लो, ये क्या है? क, ये पहला, ख नहीं है, दूसरा, ग, ये हो सकता है, ठीक है। थ, त नहीं है, पहला है ही नहीं, थ है, दूसरा है, और द, ये हो नहीं सकता। प, फ दूसरा है, प, फ, भ तीसरा है, ठीक है। तो ये पहला, तीसरा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर को हम क्या कहते हैं? हर वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर को हम कहते हैं अल्प प्राण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अल्प प्राण कौन से हैं? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ या अम, अह? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अयोगवा। अयोगवा किसे कहते हैं? अम, अह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा व्यंजन है अम और अह। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 और 53।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या अकारांत। जो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम कहते हैं अकारांत। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है? मैंने आपको बताया था त, न, द और ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है? तो दंतय ट नहीं है। त, थ, द, ध और न ये आते हैं दंतय में, और ट आता है, ट कहीं में आता है, ये आता है मूर्धन्य में। आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको आज 15 क्वेश्चन बताए। मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया था, पर मैं आज आपको 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और पद्यांश कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको 15 में से कितने नंबर आए ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण के कुछ 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2 वीडियो मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के ऊपर बनाए थे, और एक बनाया था मैंने गद्यांश के ऊपर, उसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको 15 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण के करवाता हूँ, तो आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। तो अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 16वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है कि सभी समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन देना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण एक पाठ्य पुस्तक एकमात्र क्या है? साधन है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक एक साधन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रसित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है? आप इसका आंसर बताएं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनने से क्या होता है? कहानी सुनने से उनकी कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने अनुभवों को लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? तो सबसे ज़्यादा होती है अपने अनुभव को लिखना। यह बच्चों के लेखन कौशल और मूल्यांकन करने की सबसे बेहतर विधि होती है कि अपने अनुभव को लिखना। पढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? इन चारों में से सही आंसर बताना है, कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा के कक्षा तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा है, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है। तीसरा, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। और चौथा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही है 2005 के अनुसार।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। कौन सा ये गलत कैसे होगा कि भाषा केवल भाषा तक ही सीमित रहती है? हो नहीं सकता। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, क्यों परिवार में नहीं सीख सकते? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के सभी प्रकार के साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं की भाषा इन रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, तीसरा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाओं का परिचय देना, और चौथा है पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपराओं का निर्वाह करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं की भाषा इन रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। क्वेश्चन क्या था? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार से साहित्यिक रचनाओं का समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं की भाषा इन रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? आप हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता के आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणीय नियम? बताएं आप इसमें आंसर कौन सा है सही वाला? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की क्षमता का आकलन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो हम सीखने की क्षमता के आकलन पर सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा पहली और दूसरी के शुरुआती समय पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसी रिक्त स्थान के लिए हो। अर्थ उद्देश्य, अक्षर ज्ञान मनोरंजन, शब्द पहचान मूल्यांकन या अक्षर ज्ञान उद्देश्य? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ उद्देश्य। कक्षा पहली और दूसरे के शुरुआती समय पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा पहली और दूसरी शुरुआती समय पढ़ने का प्रारंभ कैसे हो? अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? भाषी नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के बल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशलों क्रम से सिखाना चाहिए। तीसरा है, भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित हैं। और चौथा ऑप्शन है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषी नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित हो। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा कौशल के संदर्भ में भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने का पाठ्य पुस्तक साध्य हो, साधन हो, एक मत संसाधन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधन हो। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या हो? हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक एक साधन हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया गया किसके द्वारा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो हमारा सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन या अंबिका प्रसाद व्यास? बताएं, ये तो सबको याद होगा कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन।
हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पर चढ़ना, तेज गति से पढ़ना या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। मैंने आपको हिंदी के 4 वीडियो करा दिए थे, 2 वर्णमाला से थे, एक गद्यांश का था और एक और ये आज मैं आपको 15 हिंदी शिक्षण के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें और जो वीडियो पे कमेंट करते हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने आपका हिंदी क्लास चालू करी थी, उसमें वर्णमाला के 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद जो वर्णमाला में क्वेश्चन बचे मैं अगले वाले वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको बता दूंगा, या आप गद्यांश जो भी आपको उचित लगे वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लेयर 3 एजुकेशन में जाके एक बार वीडियो देख लें, क्योंकि रोज़ डेली हिंदी के वीडियो आ रहे हैं, गणित के वीडियो आ रहे हैं, पर्यावरण के आ रहे हैं, सारे वीडियो आपके डेली चल रहे हैं। और कमेंट करके बताएं कि आपको कितने में से कितने नंबर मिले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।